कहा तो ये जा रहा था और माना ये जा रहा था कि बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन नतीजों ने दिग्गजों, समीक्षकों सबको हैरान कर दिया। नीतीश, लालू और कांग्रेस ने मिलकर करीब करीब 3/4 बहुमत हासिल कर लिया, जबकि बीजेपी महज 53 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी के इस प्रदर्शन ने उसे बिहार में 10 साल पुरानी हालात में पहुंचा दिया। 2005 में हुए चुनाव में बीजेपी को 55 सीटें मिली थी। दूसरी ओर महागठबंधन गदगद है। राहुल गांधी ने दिन में ही बीजेपी नेताओं को घमंड छोड़ने की सलाह दी, तो शाम ढलते ढलते लालू यादव ने ऐलान कर दिया कि बिहार नीतीश संभालेंगे और वो खुद देश भर में आंदोलन करेंगे। यानी संकेत साफ है कि अब देश की सियासत केंद्र सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की राह पर चलेगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष को मोदी लहर की काट मिल गई? और क्या इसी मुद्दे पर हम करेंगे आज बड़ी बहस, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि बिहार में जीत के बाद महागठबंधन के दिग्गजों का क्या कहना है। प्रधानमंत्री जी ने भी दी है और इसी प्रकार से सब लोगों ने कहा, माननीय सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने फोन किया, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने कहा और सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चंद्रबाबू नायडू जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, सारे लोगों ने बधाई दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने भी बधाई दी है। यानी सभी, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बधाई दी है। तो सब जगह से, सब तरफ से लोगों ने जीत की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। नीतीश जी को बधाई दिए हैं तो अच्छी बात है। तो मैंने सबसे है देना ही चाहिए, लेकिन दिल से दिए है कि नहीं तो उसके बाद हम बोले थे कि भाई इस जीत के बाद हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। हम बोले हम उससे वापस नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम फील्ड में नहीं जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ सरकार बनवा के सबसे पहले हम बनारस में जाएंगे। बोले थे ना मोदी जी की हमको कोई नहीं बुलाया है, हम अपने नहीं आए हैं, गंगा जी ने हमको बुलाया है। और वहाँ कई तरह का वादा इन्होंने किया था। तो हम अपना पार्टी के चुनाव चिन्ह लेके, लालटेन लेके, हाथ में लालटेन लेके हम सब ढूंढे कहाँ कहाँ किस बुनकर के घर में कौन गांव को इन्होंने अडॉप्ट किया था। चारों तरफ राज्य में, हर राज्य में हम लोग जाएंगे। नीतीश जी को दिक्कत होगी क्योंकि मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार चलाते रहेंगे, तो इनको आंदोलन में हम कम ले जाएंगे नीतीश कुमार। और हम फ्री हैं और जनता के सामने मैंने वादा किया ये सब बात। मैंडेट जो सब मिला है इस पार्टी को, ये कोई पार्टी है भाई साहब, ये तो मखौटा है। हाँ, बिहार का जो चुनाव है, इस चुनाव पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी और जिस प्रकार से आज सवेरे, पता नहीं वो हो सकता है पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और उसके कुछ परिणाम सामने आए थे, उसके आधार पर कितना इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया था। इसको लेकर देश भर के लोगों के मन में एक बेचैनी का भाव पैदा हुआ। मैं तो स्वभावतः देखता नहीं हूं और मैं तो उस समय तक तैयार भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो मालूम हुआ और जिस प्रकार से सब जगह से लोगों ने फोन किया और हमने देखा है कि जीत जब हम लोगों को मिली और जिस प्रकार का रुझान प्रकट हुआ, तो देश भर में लोगों के मन में उल्लास था। तो एक जो देश भर के लोगों की निगाह टिकी हुई थी इस चुनाव पर, महागठबंधन को जो जनादेश प्राप्त हुआ है उसका मैं स्वागत करता हूं और साथ ही श्री नीतीश कुमार जी, श्री लालू यादव जी और श्री शरद कुमार जी को मैं अपनी तरफ से इस विजय के लिए बधाई देता हूं। मोदी जी के लिए एक मैसेज है
और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है और उनको ये मैसेज अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनसे कह रहा है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस बांट नहीं सकते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो दिल्ली के बाद अब बिहार के विधानसभा चुनाव की हार ने क्या विपक्ष को मोदी लहर की काट दे दी है और क्या इसका असर पड़ेगा देश की राजनीति पर, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी शीतल राजपूत, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार एमके सिंह साहब हमारे साथ हैं, साथ ही साथ वशिष्ठ नारायण सिंह, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं में से एक, भूपेंद्र यादव जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, राजनीति प्रसाद जी जो कि सीनियर लीडर है राष्ट्रीय जनता दल के, और पीएल पूनिया साहब स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। सबसे पहले भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या चूक हो गई आपसे? जी, अब जो भी हुआ है इस जनादेश को हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं और जो जीते हैं उनको बधाई देते हैं। भूपेंद्र जी, आपको क्या लगता है देश की राजनीति पे कैसा असर पड़ेगा इसका? क्या आपको लगता है कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा और क्या मोदी लहर की काट विपक्ष को मिल गई है दिल्ली और बिहार के बाद? देखिए, लोकतंत्र में हर चुनाव के माध्यम से जनादेश मिलता है। हम लोगों को कुछ विधानसभाओं में सफलता भी मिली है और कहीं पर जनादेश हमारे खिलाफ भी गया है। कोई एक जनादेश अपने आप में कोई संपूर्ण जनादेश नहीं होता है, परिस्थितियों में परिवर्तन आता रहता है। और मेरा मानना है कि 1.5 साल में सरकार ने आने के बाद केंद्र सरकार ने गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए जो कार्यक्रम लागू किए हैं उनको ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ जमीनी स्तर पर उतारने के लिए हमारी सरकार काम करेगी और देश में जो एक सकारात्मक रचनात्मक माहौल बना है उसको हम और अच्छे तरीके से आगे ले जाएंगे। इस पे हम आगे और काम करेंगे। आपको नहीं लगता कि विपक्ष आपके लिए और होस्टाइल हो जाएगा, संसद को चलाना और मुश्किल होगा और साथ ही साथ ये भी आवाज उठने लगेगी कि अब वो लहर नहीं रही भारतीय जनता पार्टी की जो पहले लोकसभा चुनाव के वक्त थी? नहीं, बिहार में अगर कुछ मुद्दों को और विषयों को माहौल होने के बाद भी हम मतदान में परिणित नहीं करा पाए हैं। पिछले 25 सालों में जो सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार में सामाजिक न्याय धरातल पर नहीं उतरा, लेकिन ये जो मैसेज है जनता का उसको हम वोटों में परिणित नहीं कर पाए। उन सब विचारों पे हम विचार करेंगे और आगे हम लोग जनादेश को कैसे अच्छे ढंग से प्राप्त करें, एक राजनीतिक दल के रूप में अपने कार्य को उसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे। भूपेंद्र जी, ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी और एनडीए द्वारा जो नेगेटिव कैंपेन किया गया, नेगेटिव कैंपेन, पर्सनल अटैक्स किए गए, उसका असर उल्टा पड़ गया और ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है बीजेपी की हार की। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज के समय में ये कहना कि नकारात्मक हमने किया, ऐसा नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन लालू प्रसाद जी के द्वारा जिस प्रकार की भाषा और शब्दों का प्रयोग हुआ और लगातार जिस प्रकार से उनके शब्दों में जो टोने, टोटके और ये सारे विषय रहे, ये सब विषय नकारात्मकता के थे। हमने केवल उनका संदर्भों के अनुसार जवाब दिया है। हम चुनाव परिवर्तन के आधार पर लेके चले थे, लेकिन आज ये उसके विश्लेषण का अवसर नहीं है। आज जो जनादेश आया है उसका हम सम्मान करते हैं और विश्वास करते हैं कि जिनको जनादेश मिला है वो बिहार के विकास के लिए काम करेंगे और इसके लिए मैं हमारे महागठबंधन के सभी पार्टियों को बधाई भी देता हूं। वशिष्ठ बाबू जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष को मोदी लहर की काट मिल गई है? पहले दिल्ली, उसके बाद बिहार। देखिए, बिहार के चुनाव को भाजपा के नेतृत्व ने और उनके गठबंधन के लोगों ने ठीक से बिहार की जनता के मनोभावों को भांपने का प्रयास नहीं किया। अब देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री की मैं बात कहूंगा और अमित शाह जी, इन दोनों नेताओं ने एक तो
भारत के प्रधानमंत्री के पद पर हैं, दूसरा भाजपा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने प्रचार की बागडोर संभाल ली। उसके बाद जो हथकंडे और जो तरीका इन लोगों ने और जो बिंदु अपनाया, अब पहला मैं बिंदु बताता हूं। जैसे मोदी की पहली जो सभा हुई और आरा में जो उन्होंने भाषण दिया, उसके पहले पटना में उनका भाषण हुआ था, उसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। दोनों के बीच में अच्छी बातचीत हुई। लेकिन जब मोदी जी दूसरी बार आए, आरा में गए, मुजफ्फरपुर के भाषण में आरा के बाद, आरा में तो उन्होंने विकास की चर्चा किया और पैकेज की बात घोषणा की, और जब मुजफ्फरपुर में गए तो नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा दिए। अब उन लोगों को लगा कि विकास की बात कह करके और बिहार के नेताओं के व्यक्तित्व को और पर्सनैलिटी को खंडित करके वो चुनाव जीत सकते हैं। तीसरा स्ट्रेटेजी उन लोगों ने अपनाया, जो मैं तथ्य के आधार पर कह रहा हूं कि मोदी जी ने अपने को और मोदी जी के पार्टी ने अति पिछड़ा का बेटा और चाय बेचने वाला के रूप में चित्रित किया और इसे साबित करने का प्रयास किया कि मोदी जी अति पिछड़ा का प्रतिनिधित्व बिहार में भी करने जा रहे हैं। ये उनका एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था। जब तीसरा चरण खत्म हुआ तो उन लोगों को लगा, जो उनका रिपोर्ट कैडर को था, कि कम्युनल एजेंडा ही अब एक आधार रह गया। बिल्कुल। और तब उन्होंने बीफ का सवाल और साथ इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के बावजूद भी जो इश्तहार जारी किया था, वो कम्युनलाइज कर देने का उनका प्लान था। चलिए, माने आपके सभी पॉइंट माने। पूनिया जी, मैं यहाँ पर आपको जोड़ना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह का महागठबंधन हमको बिहार में देखने को मिला, उस तरह का महागठबंधन क्या संसद के अंदर देश में भी देखने को मिलेगा? देखिए, ये बहुत पहले से स्पष्ट कर दिया गया था कि जो महागठबंधन बना है वो केवल बिहार तक सीमित है। वहां की परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर किया गया, लेकिन बाकी जगह पूरे हिंदुस्तान भर में इस तरह का प्रयोग करने का कोई इरादा नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। आगे चल के अगर कोई निर्णय किस तरह की परिस्थितियां बनती है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आज कोई निर्णय नहीं है। और बिहार में तो मैं समझता हूं कि ये केवल एक प्रदेश का चुनाव नहीं था, बल्कि पूरे देश का जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होके धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने चुनाव लड़ा और उसके नतीजे आए। और इसमें जो बार बार मैं चर्चा में सुन रहा था, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चेहरा नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री देश के हैं उनको सामने रखा, ये भी एक था। और उनको बहुत जोर शोर से उनका प्रचार किया, उनको प्रोजेक्ट किया। तो एंटी इनकम्बेंसी उनकी तो बात होने लगी और नीतीश कुमार जी की एंटी इनकम्बेंसी पे कोई चर्चा नहीं हुई, बल्कि उल्टा जब बिहार प्राइड के ऊपर, उनके डीएनए के ऊपर चर्चा होने लगी और जो टीका टिप्पणी की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उसका असर पड़ा।
और मैं समझता हूं कि आज ये बात भी साफ हो गई है कि जो हवा चली थी लोकसभा चुनाव में वो आगे चलने वाली नहीं है। और जिस तरह से जो स्ट्रेटेजी बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनकी तरफ से जो बनाई गई स्ट्रेटेजी, और वो लोकसभा चुनाव से लगी हुई उससे मिलती जुलती थी। अब वो पुनर्विचार करना पड़ेगा अगर चाहते हैं तो जी। कि वो स्ट्रेटेजी अब आगे चलने वाली नहीं है। जी बिल्कुल। आज की हांडी एक बार चढ़ती बार बार नहीं चढ़ती। बिल्कुल ठीक। वो हो गया, खेल खत्म हो गया जी। अब आगे जैसी परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आगे चुनाव होगा। बिल्कुल। पूनिया जी ने कहा कि आगे केंद्र में ऐसे महागठजोड़ की फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन हमारे साथ राजनीति प्रसाद आरजेडी से जुड़े हैं। और राजनीति प्रसाद जी, लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि यहाँ की सरकार नीतीश संभालेंगे, हम अब दिल्ली और केंद्र की तरफ कूच करेंगे। इससे उनके मायने क्या है कि देश भर में कोई ऐसा मूवमेंट फैलाने की बात कर रहे हैं वो, जिससे फिलहाल पूनिया जी तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव के इस बयान का आशय क्या है, इसका मतलब क्या है? लगता है फोन कट चुका है राजनीति प्रसाद जी का। सीधे चलते भूपेंद्र यादव जी के पास, क्योंकि 3 वर्सेस 1 का रेशियो है ये। महागठबंधन से 3 लोग हैं। मैं बात करना चाहूँ। एक मिनट पूनिया जी, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। भूपेंद्र जी एक मिनट दीपक जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी जी, भूपेंद्र जी से मैं सवाल पूछता हूँ। भूपेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि आपने प्रधानमंत्री जी का ओवर एक्सपोजर कर दिया नरेंद्र मोदी जी का? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है दीपक जी। प्रधानमंत्री जी की सभाओं में उपस्थिति और ऊर्जा और प्रेरणा पूरी थी, और मैं इसको पूर्ण विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि हम जो प्रदेश के संगठन के लोग हैं उसको वोटों में परिणित करने का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए था वो कहीं ना कहीं हमसे नहीं हो पाया। लेकिन उनका एक जो पूरा सोच है, उनका जो दृष्टिकोण है, वो पूरे भारत में एक प्रेरणा देता है, नौजवानों में भी एक ऊर्जा का रूप देता है। जो अंकगणित था महागठबंधन का, हम चाहते थे कि उस अंकगणित को हम तोड़ने का प्रयास करना चाहते थे, उसमें हम सफल सिद्ध नहीं हुए। इसको हम ईमानदारी के साथ स्वीकार करते हैं। जहां तक वशिष्ठ नारायण जी ने भाषाओं का प्रश्न कहा है, वशिष्ठ नारायण जी काफी संजीदा और बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन उनके जो गठबंधन के साथी हैं, उनकी जो भाषा, उनके जो विषय और उनकी जो प्रस्तुतियां रही हैं, वो इस प्रकार की नहीं रही है जिसको राजनीति में शालीनता या राजनीति में माना जाए कि वो जनादेश के लिए उपयुक्त भाषाएं हैं। लेकिन जनादेश जिसके भी हक में आता है, लोकतंत्र में उसको स्वीकार करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि वो जनता के हित में उसका उपयोग होगा। भूपेंद्र जी, जो बड़ा सवाल है, आपको नहीं लगता कि दिल्ली में जितनी गलतियां की आपने असेंबली में, चाहे प्रधानमंत्री जी का ओवर एक्सपोजर की बात हो, निगेटिव कैंपेन की बात हो, नीतीश और लालू पर व्यक्तिगत हमले करने की बात हो, केंद्र की तरफ से एक पैकेज देने की बात हो, ऐसी तमाम चीजें दिल्ली में की गई थी। आपको नहीं लगता कि दिल्ली की गलतियों से बीजेपी ने कुछ नहीं सीखा? देखिए दीपक जी, दिल्ली और बिहार का चुनाव अलग अलग था। आप हम पे नकारात्मक राजनीति करने की बात करते हैं। हम हमेशा कहते थे कि बिहार में संभावनाएं हैं, पर बिहार की योजनाओं की मांगे लंबे समय से लंबित हैं। केंद्र सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ उसको पूरा किया, उसका विरोध तो महागठबंधन ने किया। हमने जो है सामाजिक न्याय की बात करी। 25 सालों में आज बिहार की जमीनी स्थिति पे सामाजिक न्याय है कहां पर? 2008 में कोसी में बाढ़ आई, उसका विस्थापन जो हुआ है उसकी स्थिति कहां पर है? 25 सालों में बिहार में जो चीनी की मिलें बंद हुई हैं, वो कहां पर खुली हैं? प्रति व्यक्ति जो बिजली के जो उपभोग करने की क्षमता वो कहां पर बिहार में है? पिछड़ों को जो नौकरियां मिलनी चाहिए थी, वो रोजगार के अवसर कहां पर हैं? पलायन के लिए नौजवान बाहर गए हैं, वो जो बाहर गए हैं उनका बाहर जाना क्यों नहीं रुका है? ये मुद्दे थे, ये विषय थे, हमने उनको उठाने का प्रयास किया। लेकिन उधर से जिस तरह की नकारात्मकता की बातें आए, उसको हम और अच्छे तरीके से अगर इसको जवाब देते तो ज्यादा अच्छे परिणाम आते। लेकिन आज जो भी परिणाम है उसको हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, और जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसको आगे रचनात्मक तरीके से करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास व्यक्त करते हैं। इनके साथ
आपको नहीं लगता कि भूपेंद्र जी बड़े संजीदा नेता हैं, बिहार को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन उनका जो तर्क है उसमें एक काट बनती है कि आपने जिन मुद्दों को आगे रखा है या आप जिन मुद्दों को आज उठा रहे हैं उसमें 7.5 साल और जब कोसी में बाढ़ आई थी तब नीतीश और बीजेपी की दोस्ती पीक पर थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनता उन 7.5 साल का भी हिसाब बीजेपी से ना मांगे? हाँ, ये एक पैराडॉक्स है, लेकिन भूपेंद्र जी आज बहुत ही संजीदा तरीके से ये बता रहे हैं और हार कबूल भी कर रहे हैं। देखिए, एक चीज शायद भूपेंद्र जी को फिर से देखना होगा, इस देश में एग्रेसिव हिंदुत्व जैसे ही आप शुरू करते, मतलब आपका मतलब बीजेपी नहीं, तमाम जो बाकी वेरिएबल्स है, जैसे ही शुरू होता है एग्रेसिव हिंदुत्व, तो ये पूरा का पूरा हिंदू वर्ग उसे रिजेक्ट करता है और वो अपने कास्ट सेल में चला जाता है। ये 2000 से मैं लगातार देख रहा हूं, 1990 से, कि जैसे ही आप एग्रेसिव हिंदुत्व लाएं उसके बाद वो इमीडिएटली कास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, अपने शेल में चला जाता है। लिहाजा ये कभी भी भूल के एग्रेसिव हिंदुत्व ना करें, जिसका अटेम्प्ट हुआ था। इसलिए नहीं कि बीजेपी ने किया था, इसलिए कि बाकी संगठनों ने किया था। मैं नहीं कहता कि बीजेपी ने किया था। दूसरा यह है कि एक एडवर्सरियल पॉलिटिक्स में एक सिचुएशन वर्ड नकारात्मक एक ने किया तो दूसरा उसको गेन करता है, दूसरा नकारात्मक करता है तो पहला गेन करता है। कांग्रेस की शून्यता जो क्रिएट हुई उसको बीजेपी ने 2014 में भरा, तो इसमें कोई बात नहीं है। भूपेंद्र जी, आपको दो वेकअप कॉल हो चुके हैं, एक दिल्ली में हुआ, आज ये पटना में हुआ। मेरे ख्याल से ये देखने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप डेवलपमेंट, जो मोदी जी का फोर्टे है, जो कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था डेवलपमेंट का, मुझे लगता है कि देश में एक अच्छा नेता है जो डेवलपमेंट समझता है। अगर आप उसी पे कन्फाइन करते तो मेरे ख्याल से ये चीजें ना होती। लेकिन डेवलपमेंट के साथ जो 1.5 साल से जुड़ा हुआ है कि घर वापसी, लव जिहाद, उसके बाद गौ हत्या, जो 2500 साल पुराने मामले हैं, 1.5 साल में जब उठने लगे और एग्रेसिव हिंदुत्व का ये आया सिचुएशन, तो आपका डेवलपमेंट कहीं रुक गया और लगा कि अरे ये डेवलपमेंट की जगह ये क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि जो मेन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और उसको लेके अगर आप बिहार में जाते कि भाई लालू जी बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, लेकिन हम उनका पॉलिटिकल स्टाइल एक अलग है, हम उसके स्तर पे नहीं आएंगे, हम अपने हिसाब से डेवलपमेंट पे बात करेंगे, तो ये ज्यादा शालीन तरीका होता है। लेकिन वो लालू अपने टर्फ पे आपको ले आए कहीं ना कहीं जाने अनजाने में। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये एक टैक्टिकल एरर हुआ है जिसको शायद रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। राजनीति बाबू से हमने सवाल पूछा था लेकिन उनसे संपर्क कटा हुआ था। और ये बहस को आगे बढ़ाते हैं, सीधे चलते हैं वशिष्ठ बाबू के पास। वशिष्ठ नारायण सिंह जी, गुलाम नबी आजाद ने अभी भी कहा है, हम उनको आपको साउंड बाइट भी सुनाएंगे। उनका ये कहना है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस तमाम सेक्युलर ताकतों को जिन राज्यों में भी चुनाव होंगे साथ लेकर चलेगी। क्या आपको लगता है कि गैर कांग्रेसवाद के आधार पर आपकी पूरी समाजवादी विचारधारा टिकी हुई है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इस तरह का अलायंस पॉसिबल है जिस तरह का बिहार में हुआ था नेशनल लेवल पर? देखिए दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और इस बात पर पहले भी कई बार मैंने बिहार में इसके विषय में अपनी राय भी रखी है, जो गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है। लेकिन अपनी बात उसका रखने के पहले अभी भूपेंद्र जी की बात मैं सुन रहा था और उन्होंने एक अजीब बातें कही और उन्होंने कहा कि भाषा की शालीनता पर महागठबंधन के लोगों के ऊपर टिप्पणी किया था। लेकिन बिहार में चुनाव में दो पर्सनैलिटी आमने सामने थे, एक नीतीश कुमार का नेतृत्व था, दूसरा नरेंद्र मोदी जी का। नीतीश कुमार जी के विषय में सारा देश जानता है कि भाषा की शालीनता, संजीवित और मर्यादित भाषा का प्रयोग करना नीतीश कुमार के प्रवृत्ति में है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के ऊपर जो टिप्पणी किया था, नीतीश कुमार ने शालीनता को भंग किया था कि प्रधानमंत्री ने भंग किया था? इसके बाद जो आपने कहा है उसको मैं जवाब देता हूं। पहले तो लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जो तौर तरीका इन लोगों ने अपनाया था
ये समझते हैं कि सभी देश के सभी कोने में वही तौर तरीके अपनाए जा सकते। हाईटेक प्रचार किया था लोकसभा, सफलता भी मिली, और राज्यों के चुनाव को भी वही आधार बना लिया था, और बिहार में भी उसी आधार पर लड़ने का कोशिश किया। ये नहीं देखा कि इसमें लालू यादव भी शामिल है, ये नहीं देखा कि इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, और ये नहीं देखा कि नीतीश कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसलिए कम्युनल एजेंडा यहां नहीं चल सकता। जी जी। और जब एक मैसेज देश में देने का मैसेज एक देश में चला गया, जो स्वागत नीतीश कुमार का हुआ है, उसे मैसेज देश में चला गया है कि भाई अब सेकुलर ताकतों को एक साथ इकट्ठा होकर के गैर भाजपावाद के खिलाफ जो माहौल है उसको और तेज किया जाए। बिल्कुल जी। यही सवाल जी आप अपनी बात पूरी करें। एक सवाल मैंने यही कहा था कि देखिए बीजेपी के जो तौर तरीके थे, कमान संभाल लिया मोदी जी ने और अमित शाह ने, तो नैतिक जिम्मेवारी तो उन लोगों को भी लेना पड़ेगी। और मोदी जी के कमान संभालने की वजह से राष्ट्रीय मुद्दे भी यहां चर्चा के विषय बन गए। अब जब राष्ट्रीय मुद्दे चर्चा के विषय बन गए, तो मोदी जी ने जो लोकसभा के चुनाव में देश के सामने जो आश्वासन दिया था, काला धन से जनधन योजना से लेकर के नमामि गंगे से लेकर के 2 करोड़ रोजगार देने से लगे, ये सारे सवाल इस बिहार में जीवंत होकर के उठ गए। बिल्कुल जी। और दूसरा बात, एक गलत फहम उन लोगों ने समझ लिया। ठीक है वशिष्ठ नारायण जी। अब भूपेन्द्र जी, इन्होंने बात की नैतिक जिम्मेदारी की कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी नैतिक जिम्मेदारी लें, इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जो गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट अभी आया कि एक ग्रैंड अलायंस पूरे देश में बनाई जाएगी, इसी तर्ज पर जैसा महागठबंधन हमने बिहार में देखा। तो मुझको तो लगता है पहला विषय तो ऐसा मैं वशिष्ठ बाबू को कहना चाहूंगा कि वो बहुत धीरे से जो चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो शब्दों का इस्तेमाल महागठबंधन की तरफ से किया गया है, उससे बचकर निकलना चाहते हैं। मैं उन्हें किसी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि नकारात्मक राजनीति और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का काम महागठबंधन ने किया है। ये ठीक है कि उनका जवाब देते समय हमने कुछ विषयों का जवाब दिया और उसका एक प्रस्तुतिकरण अलग तरीके से हुआ। अब हमने अपने तरीके से अपने चुनाव का प्रचार किया था, लेकिन हमने बिहार में परिवर्तन के विषयों को लेकर के, विकास के विषयों को लेकर के, बिहार में जो संभावनाएं हैं उनको योजनाओं में परिणित करने के विषय को लेकर के, बिहार में जो पानी है उसके प्रबंधन के विषयों को लेकर के, बिहार में जो नौजवान हैं उनके लिए संस्थानों के अवसरों को बढ़ाने की दृष्टि से हमने सारे कैंपेन को चलाया। आज जनादेश उनके पक्ष में आया है, इसलिए हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हमने जो विषय किया वो भी सकारात्मक राजनीति का विषय था। इस चुनाव में अगर जिम्मेदारी है तो संगठनात्मक रूप से हम लोगों की है, जो हम लोग बिहार में काम कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, लेकिन जनता तक भावना जितनी पहुंचानी थी उसको नहीं पहुंचा पाए। और तीसरा विषय जहां गुलाम नबी आजाद जी के विषय के संबंध में आपने कहा है, वो अपनी राजनीतिक रणनीति पर चल सकते हैं, हम अपनी राजनीतिक रणनीति पर जो गरीबों की ताकत है उनको इकट्ठा करके लोगों की सेवा की भावना को आगे बढ़ाएंगे। और राजनीति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके फोन के साथ संपर्क में दिक्कत हो रही थी। राजनीति जी, अब आपको क्या लगता है, क्या लालू यादव किंग से किंग मेकर तो बन गए हैं वो, लेकिन ये क्या किंग मेकर की भूमिका वो केंद्र की राजनीति में भी आजमाएंगे और आप उनके साथ बनारस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप देखिए, वो बनारस जाना और नहीं जाना वो अलग बात है। वो किंग मेकर की भूमिका में हमारा महागठबंधन है, और किंग मेकर के भूमिका में आदमी कोई रहता नहीं है। सब लोगों ने सहयोग से हम लोगों ने काम किया है, और हम लोग सहयोग से अपना काम करेंगे। और अब देश की राजनीति अब दिल्ली में जाएगी, और लालू यादव ने जो कहा है
कि दिल्ली में हम परिवर्तन करेंगे, वो पक्का करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि इन्होंने कहा है कि हमने कोई नेगेटिव राजनीति नहीं की। नेगेटिव राजनीति उन लोगों ने किया और ऐसा राजनीति किया जिससे कि उनको लगे कि यहाँ पे एक विषाक्त वातावरण बनाने का काम किया बिहार में, उनके एनडीए को खराब करने का काम किया कि इनका एनडीए खराब है, इनका जन्म का तिथि खराब है, ये क्या क्या शैतान वगैरह सब कुछ बोल गए। तो ये जो उनका नेगेटिव अप्रोच रहा है, इससे जनता ने उसको जवाब दिया है और आगे आने वाला समय में भी जनता उसको जवाब देगी। इस तरह का प्रचार नहीं करना चाहिए। और लालू यादव और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो और भी गठबंधन और भी जो लोग बिछड़ गए हैं उनको भी साथ हम लोग लेंगे और फिर केंद्र की सरकार को समाप्त करेंगे, हवा ही करेंगे। ठीक है एनके सिंह जी, ये जो ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, केंद्र की सरकार को हवाई करे, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है या वाकई इसमें पोटेंशियल है? अब नहीं, ऑप्टिमिज्म थोड़ा ज्यादा तो है, लेकिन एक चीज है कि कांग्रेस में लीडरशिप की कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से, जो कि अगर हो जाए तो आज भी कांग्रेस पैन इंडियन सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन लीडरशिप में कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से एक वायड क्रिएट हो रहा है, जो कि 2014 के इलेक्शन से ही शुरू हो गया था। तो अगर वो वायड है तो कोई ना कोई उसे फिल करेगा। कांग्रेस फिल कर सकती है फिर से अगर करे तो, या कांग्रेस उसकी सपोर्टिव यूनिट हो सकती है। और अब एक नया पॉलिटिकल ईडीएम बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्टिमिज्म ज्यादा है क्योंकि बिहार की जनता जो सबसे बड़ी डरी हुई है कि कहीं लालू यादव जी अगर किंग मेकर हैं तो खतरा इस बात का जरूर है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों में फिर वही जो यादव एसर्सन है, एक पर्टिकुलर कास्ट का एसर्सन है और उसके जो लुम्पेंस है वो पावर स्ट्रक्चर में कहीं आ जाए और उसके बाद जो पुराना एक आरोप लगा है वही शुरू हो जाए। तो ये डर जरूर है। राजनीति प्रसाद जी अगर उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये बात सही है कि एक पोटेंशियल बना है कि री अलाइनमेंट नेशनल लेवल पे हो और उसमें नॉन बीजेपी पार्टीज एक साथ आए, जिसमें रैलिंग पॉइंट फिलहाल तो कांग्रेस रहेगी, लेकिन हो सकता है लीडरशिप के रूप में नीतीश इमर्ज करे, क्योंकि उनका भी यूएसपी वही है जो नरेंद्र मोदी जी का है। बड़ा सवाल राजनीति बाबू, आपको क्या लगता है? बार बार बीजेपी ने कहा कि अगर लालू यादव वापस आते हैं, महागठबंधन वापस आता है तो जंगल राज आ जाएगा। अरे क्या बात है जंगल राज? कौन सा जंगल राज? अब तो दिखा दिया कि कहाँ जंगल राज है। ये सब अब सजूफा नहीं चलने वाला है। जंगल राज तो दिखा दिया कि कैसा मंगल राज होता है। ऐसा कुछ भी चलने वाला नहीं है। और उनका जो ख्याली पलाव है कि अब जंगल राज काहेगा जंगल राज? अब कोई जंगल राज नहीं है। अब ये राज आ गया है महागठबंधन का। और लालू यादव की भूमिका, नीतीश कुमार की भूमिका, कांग्रेस की भूमिका एक पॉजिटिव दिशा की ओर चलेगी। और पॉजिटिव दिशा की ओर चलने के बाद फिर जो केंद्र सरकार के ऊपर हम लोगों ने पूरा गठबंधन को हम लोग उनको ताकत लगाएंगे और उनको फिर हम वहां एकदम मुझे लगता है वशिष्ठ बाबू ज्यादा इसमें प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि ठीक है बैकवर्ड कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बैकवर्ड कंसोलिडेशन की वजह से पूरे बिहार में एक विषाक्त वातावरण बने और बैकवर्ड फॉरवर्ड की एक नई लड़ाई शुरू हो जाए। क्या इसके प्रति सचेत हैं आप? लेकिन माफ कीजिएगा सर से हम जवाब लेंगे, लेकिन इस तो टुनाइट में दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूरे बिहार चुनाव के दौरान हाशिए पर रहे बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा के सुर नतीजों के बाद खुलकर बगावती हो गए हैं। शॉटगन ने इस करारी हार के लिए अपनी ही पार्टी पर हमला बोल दिया। शत्रुघ्न सिन्हा से बात की हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा। मेरे साथ हैं बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रु जी, बहुत बड़ी हार है, सीधा सवाल है कि कौन दोषी है इस बार? हमारे तमाम लोग दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, दोषी हैं और जिम्मेदार हैं। लेकिन जो लोग इसका प्रचार कमान संभाल रहे थे, जो लोग कैंपेन कर रहे थे, जो लोग नेतृत्व दे रहे थे, मैं अपने आप को भी शामिल करता, लेकिन इस बार चूंकि मुझे शामिल नहीं किया गया और मेरी तमाम अच्छी कोशिश और नियत के बावजूद मुझे बुलाया नहीं गया, बिहारी बाबू को बिहार के चुनाव से इस बार बाहर रखा गया, जबकि मैंने इनको डेट दिए 6, 7, 8 अक्टूबर और 24, 25, 26 अक्टूबर, उसके बावजूद नहीं बुलाया गया। इसलिए मुझे
मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं, वरना मैं कहता कि हम भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। जब भी जीत होती है तो मुखिया को श्रेय दिया जाता है। मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 26 रैलियां की, सबसे ज्यादा रैलियां, लेकिन वो जादू नहीं चला। देखिए, ये तो पुरानी कहावत है कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर ताली मिल रही है कप्तान को तो क्रिटिसिज्म भी उसी को लेना पड़ेगा। तो जो कप्तान रहे, हम लोग तमाम लोग जो है, और नरेंद्र मोदी हमारे नजरों में आज भी बहुत सम्मानीय और आदरणीय है, बहुत डैशिंग है, डायनेमिक है, एक्शन हीरो है। लेकिन उनको हम लोगों ने जिस तरह से फीडबैक दिया और जिस तरह से उनको गांव-गांव, कस्बे में उतार दिया, मुझे मेरी नजरों में लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रधानमंत्री का इस्तेमाल तो सही जगह पे एकदम सम पे होना चाहिए, हथौड़े की तरह होना चाहिए। यानी कि अमित शाह की जो रणनीति थी उनका उपयोग करने की, वो पूरी तरह से फेल सर। मैं उनकी रणनीति को पूरी तरह नहीं समझता हूं कि मैं सीन तो था ही नहीं। मैं जिस तरह से जिन लोगों ने किया, अब देखिए हार जब हो जाती है तो उसके अब तरह के वो सब कहने लगे सब फेल हो गए, ये हो गया। अगर यही कल पास हो गए होते और हम जीत गए होते तो फिर ताली बज रही होती यहाँ पे। अंतिम सवाल शत्रु जी, आपके जिस तरह के बयान चुनाव के दौरान भी आए, आपका उपयोग नहीं किया गया, आप खुश नजर नहीं आए, लेकिन पार्टी नेता आप कह रहे हैं कि आपके कारण भी ये हार एक बड़ा कारण है और आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी करेगी। मैंने पहली बात तो मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि ऐसा अनुशासन की कार्रवाई मेरे ऊपर हो। कैसा, कौन सा अपराध, कौन सी भूल, कौन सा गुनाह किया मैंने। और दूसरी तरफ अगर देखता हूं तो दिल्ली में इतनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी हमारी, 3 सीटों की पार्टी, स्कूटर पार्टी हो गई, वहां तो किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। यूपी में हारे, हिमाचल में हारे, कर्नाटका में इतनी बुरी तरह हारे, कहीं पे कोई एक्शन नहीं, कहीं कोई एक्शन नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं ही गरीब और शरीफ आदमी मिला हूं जो पार्टी के हित में बात करता रहा, पार्टी के ग्रोथ के लिए बात करता है, उस पर एक्शन लेने की बात है। अगर एक्शन उसके बाद भी लेना तो मैं क्या कर सकता हूं। सीधे चलते हैं भूपेंद्र यादव जी के पास। भूपेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को, और दिल्ली में तो हम स्कूटर पार्टी रह गए। इस तरह के बयानों के बाद क्या शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की आप सोच रहे हैं? नहीं, ये कोई अभी टिप्पणी का विषय नहीं है और मैं इस पर अभी कोई तुरंत टिप्पणी करने वाला भी नहीं हूं। चलिए, आप तमाम लोग हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। जाहिर सी बात है, बिहार के विधानसभा चुनाव के इन नतीजों के बाद सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश की राजनीति में इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा।